दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। रोटेशनल चैप्टर का आज हमारा 8th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करना सीख रहे थे। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब यहां पे हम टॉर्क को रिलेट करेंगे एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो चलिए जरा इसको समझते हैं। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इसको ध्यान से समझिएगा। मैं पहले कुछ डेरिवेशन करवाऊंगा, बट अगर आपको डेरिवेशन ना समझ आए तो आप रिजल्ट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट भी इसका काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनल कंक्लूजन को भी समझ लेते हो तब भी बड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। सोचिए मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी पे एक पॉइंट ले लेता हूं, पी पॉइंट। ये हमारे पास कोई पॉइंट है पी। अब इस रिजिड बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस जगह जगह लगे हुए हैं, ठीक है ना। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फोर्सेस काम कर रहे हैं। सोचिए तो अगर मैं इसके ऊपर कोई ith पार्टिकल ले लूं, यहां पे इस रिजिड बॉडी के ऊपर मैंने कोई ith पार्टिकल ले लिया जिसका मास जो है वो mi है, ठीक है, और इससे यहां से जो लोकेशन है उसकी वो r, मैं r से दिखा देता हूं, r इसकी लोकेशन है। और इस ith पार्टिकल पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं जिसको मैं कैपिटल Fi से लिख रहा हूं, और कुछ मान लीजिए इंटरनल फोर्स लिख रहे हैं, स्मॉल fi। जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट इधर है, इंटरनल जो है वो सबका इधर है, ठीक है। जो इंटरनल जितने भी इंटरनल फोर्स लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट इधर है, जितने भी एक्सटर्नल लग रहे हैं इस ith पार्टिकल पे वो इधर है, ठीक है। मैं सिर्फ ith पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान रखना। और ये पॉइंट है मेरा P। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो समवेयर कहीं इधर होगा, ठीक है। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ith पार्टिकल पे वो कहीं इधर कहीं होगा। अब अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स को लिखूं तो मैं बोलूंगा इट कम्स आउट टू बी mi इंटू ai। ये आपने न्यूटन साइकिल में पढ़ा है। जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास जो ith पार्टिकल का है वो mi है और ai इसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमारे पास कोई पॉइंट है P इस रिजिड बॉडी पे। P से r डिस्टेंस पे है ये mi पार्टिकल। अच्छा, मैं एक काम और करता हूं, यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी डिफाइन कर देता हूं। इधर जो डायरेक्शन है वो मेरी i कैप है मान लीजिए, और इधर जो है वो j कैप है। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी डिफाइन कर दिया भाई। हम इस P पॉइंट जो कि इस रिजिड बॉडी पे लाई कर रहा है वहां से इस पार्टिकल को देख रहे हैं जो कि r डिस्टेंस अभी है, ठीक है। और उस पार्टिकल पे इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे थे, उनकी वजह से हमने रिजल्टेंट निकाल लिया और रिजल्टेंट को हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब मैं काम करना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं इस पार्टिकल का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट P। इस पार्टिकल पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट P क्या होगा वो, तो मैं उसका ऐसे लिख देता हूं, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट P ऑफ ith पार्टिकल। तो उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, वो होगी r क्रॉस, आप सब लोग जानते हो, इंटू रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो है mi इंटू ai। जो भी इसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा mi इंटू ai वो हम लिख देते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर इंटरनल फोर्स तो जीरो होता है, उसको छोड़ दो, अपने आप ये हैंडल कर लेगा। जो भी रिजल्टेंट फोर्स आया है उसमें हमने ये डाल दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया है ऑफ दिस पार्टिकल P अबाउट ऑफ दिस पार्टिकल I अबाउट दिस पॉइंट P, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ai को लिख सकता हूं AP प्लस एल्फा क्रॉस r। असल में तो r ऑफ i विद रिस्पेक्ट टू P लिखना चाहिए था, r ऑफ पोजीशन ऑफ i विद रिस्पेक्ट टू P, तो r ही तो है इसलिए मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर r। ऐसे लिखूंगा भाई, क्योंकि दोनों ही पॉइंट जो है ith पॉइंट और जो P पॉइंट है ये दोनों एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो जो कोरियोलिस वाला पार्ट है वो नहीं आएगा। दूसरा जो रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ ith विद रिस्पेक्ट टू P, एक्सेलरेशन ऑफ i विद रिस्पेक्ट टू P जो आएगा वो भी टर्म नहीं आएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा इनके बीच का, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। अब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो यहां पे टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट P कम्स आउट टू बी r क्रॉस mi इंटू AP
प्लस एल्फा क्रॉस आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। अब अगर मैं इस आर को अंदर लेके जाऊंगा तो बनेगा एम आई इंटू आर क्रॉस ए पी प्लस आर क्रॉस एल्फा क्रॉस आर, ठीक है। और इसको आर क्रॉस आर करोगे ना तो ये जीरो आ जाएगा, बस यही दो टर्म आएंगे भाई। इसको इसके साथ जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि ये भी आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर है, दोनों का क्रॉस लोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले इसको इस क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पे सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आर को डिफाइन कर लेता हूं। आर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसको लिख देता हूं एक्स टिल्डा आई कैप, इसकी जो पोजीशन है ना उसको लिख रहा हूं एक्स टिल्डा आई कैप प्लस वाई टिल्डा जे कैप। इस तरह से लिख दूं भाई, ये जो पोजीशन है एक्स में आई एक्स टिल्डा है और वाई में वाई टिल्डा है, इस तरह से मैं लिख सकता हूं भाई। दूसरा एपी जो है, एपी को मैं क्या लिखूंगा, एपी को लिख सकता हूं जो इस पी पॉइंट की एक्सेलरेशन होगी। भाई पी पॉइंट की भी तो अपनी एक्सेलरेशन आएगी ना, तो उसका भी एक कंपोनेंट होगा जो एक्स की तरफ होगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो वाई की तरफ होगा। तो मैं इस तरह से इसको लिख देता हूं भाई, किसी को एतराज तो नहीं है। और अल्फा को जो एंगुलर एक्सेलरेशन है मैं उसको अल्फा के कैप लिख देता हूं, मान लेता हूं कि वो उसकी डायरेक्शन जो है वो के कैप की तरफ है, ठीक है, इन जनरल। तो सबसे पहले इसको जरा सोल्व करते हैं, इसमें अंदर वाले को पहले सोल्व कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको फिर आर के साथ फिर से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो अल्फा क्रॉस आर क्या बनेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ, अल्फा की वैल्यू है 0 0 अल्फा, अल्फा वेक्टर जो है ना इसी के बराबर है भाई, के कैप की तरफ डायरेक्शन थी। और आर की वैल्यू क्या है बताओ जरा, एक्स टिल्डा वाई टिल्डा 0, एक बार देख लीजिए भाई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अल्फा क्रॉस आर। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो जरा देखिए आई कैप का कंपोनेंट क्या आएगा, आई कैप का कंपोनेंट आएगा माइनस वाई टिल्डा अल्फा। फिर आ जाओ माइनस जे कैप का, तो माइनस जे कैप का कंपोनेंट कितना आएगा बताओ जरा, माइनस जे कैप दिस इनटू दिस, तो ये प्लस बन जाएगा भाई, और ये बन जाएगा एक्स टिल्डा इंटू अल्फा। एक बार जरा देख लीजिए भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक लिखा है मैंने, ठीक है। अब आइए, अब जो रिजल्ट आया है इसको फर्दर आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो आर क्रॉस अल्फा क्रॉस आर ये मैं निकाल लेता हूं। तो इसके लिए फिर से मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं, आई कैप जे कैप के कैप। अब इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू भी पता है, क्योंकि फ्रंट में ये है तो हमें इसी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, एक्स टिल्डा वाई टिल्डा 0, और उसके बाद ये लिखना होगा। तो ये क्या है बताओ जरा, माइनस वाई टिल्डा अल्फा प्लस एक्स टिल्डा अल्फा, और ये 0। सही है जी, एक बार देख लीजिए। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो सबसे पहले आई कैप का कंपोनेंट 0 आएगा, जे कैप का कंपोनेंट भी 0 आएगा, के कैप का कंपोनेंट आएगा भाई कितना आएगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ये बन जाएगा अल्फा एक्स टिल्डा का स्क्वायर प्लस अल्फा वाई टिल्डा का स्क्वायर। एक बार देख लो भाई, तो ये बन गया के कैप अल्फा आर स्क्वायर। अब ये अल्फा आर स्क्वायर कैसे हो गया भाई, आर ये डिस्टेंस थी ना, आर वेक्टर को आप कैसे लिख रहे थे जरा देखो ना, आर वेक्टर को ऐसे लिख रहे थे ना। तो अगर मैं एक्स टिल्डा का स्क्वायर कर दूं एंड वाई टिल्डा का स्क्वायर कर दूं तो वो बन जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो वही तो किया है, यहां पे हमने अल्फा बाहर ले लिया और इसको आर स्क्वायर लिख दिया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो आ गया हमारे पास। अब आइए ये वाला आर क्रॉस एपी, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आर के अंदर क्या है, एक्स टिल्डा आई कैप प्लस वाई टिल्डा जे कैप क्रॉस एपी। एपी के अंदर दो कंपोनेंट है, एपी एक्स आई कैप प्लस एपी वाई जे कैप, ठीक बात है। अब अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, आई कैप के साथ तो 0 आएगा, आई कैप को जे कैप के साथ ही बनेगा, तो ये बन जाएगा एपी वाई एक्स टिल्डा के कैप, और यहां पे जे कैप का आई कैप के साथ बनेगा, तो माइनस बन जाएगा एपी एक्स वाई टिल्डा के कैप। ये आपका देखने को मिलेगा। अब जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा दोनों क्रॉस प्रोडक्ट की, तो जो टॉर्क आएगा ऑफ ith पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट P कम्स आउट टू बी mi इंटू ये बन जाएगा एपी वाई इंटू एक्स टिल्डा माइनस वाई टिल्डा इंटू एपी एक्स, ठीक है।
और ये के कैप है सबको, के कैप को मैंने अलग कर लिया, प्लस क्या बनेगा अल्फा आर स्क्वायर, सबका के कैप बाहर कर दिया है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने। तो ये हमारे पास ith पार्टिकल का टॉर्क आ गया अबाउट दिस पॉइंट P। बट मैं ith पार्टिकल में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं पूरी रिजिड बॉडी में इंटरेस्टेड हूं। मैं चाह रहा हूं पूरी रिजिड बॉडी का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट P आ जाए। P इटसेल्फ मूव कर रहा है, ये ध्यान रखना, P इटसेल्फ आपका मूवेबल है इन जनरल, ठीक है। तो अगर पूरी रिजिड बॉडी के ऊपर जो टॉर्क होगा अबाउट दिस पॉइंट P, वो मैं कैसे निकालूंगा? तो एक काम करता हूं, इस जो ith पार्टिकल लिया है इसको मैं इसके स्मॉल मास को dm लिख लेता हूं। इसका मतलब mi की जगह पे आप क्या कर दो, dm कर दो, स्मॉल मास कर दो, ठीक है। तो स्मॉल मास का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट P जो है वो आ जाएगा। उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो फिर टोटल टॉर्क आ जाएगा अबाउट दिस पॉइंट P। सही बात है। तो अगर मैं ith पार्टिकल का टॉर्क अबाउट P कर दूं और ith पार्टिकल का जो मास है उसको mi ना लेके dm लिख लूं, dm इंटू एक्स टिल्डा ऑफ apy माइनस dm इंटू y टिल्डा apx प्लस dm इंटू अल्फा आर स्क्वायर, ठीक है, के कैप। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ith पार्टिकल का टॉर्क हो जाएगा अबाउट दिस पॉइंट P, और ith पार्टिकल का मास कितना है, dm, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, अगर मैं टोटल टॉर्क निकालना चाहता हूं रिजिड बॉडी का, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। मैं इधर से इसको रब कर देता हूं भाई। ये एक्स टिल्डा वाई टिल्डा क्या बन गया? पहले ये mi की पोजीशन थी एक्स टिल्डा वाई टिल्डा, अब ये dm की पोजीशन हो गई है। आप ये कह सकते हो dm का जो सेंटर ऑफ मास है, स्मॉल मास dm का, जो स्मॉल मास dm है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स टिल्डा वाई टिल्डा है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको लिखूंगा तो मुझे अब टोटल टॉर्क चाहिए भाई अबाउट दिस पॉइंट P। अब पूरे रिजिड बॉडी का टॉर्क चाहिए, टाउ P चाहिए अब मुझे। तो वो क्या होगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां से मैं apy को कॉमन ले लेता हूं, apy, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, x टिल्डा dm, ठीक है, माइनस यहां पे मैं apx को कॉमन ले लेता हूं, इंटीग्रेशन y टिल्डा dm, ठीक है, प्लस बोलिए अल्फा में बाहर ले लेता हूं आर स्क्वायर dm। सही है जी। और ये हमारा आ गया के कैप। इस तरह से हमने रिजल्टेंट टॉर्क, मतलब पूरी रिजिड बॉडी का टॉर्क निकाल दिया अबाउट दिस पॉइंट P। और ये के कैप की तरफ है, ध्यान रखिएगा, टॉर्क जो है के कैप की तरफ है। अब सुनिए, आपको याद होगा ये जो टर्म है ना, ये हमने कहीं देखी है। कहां देखी है? जब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो देखो, पूरी रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक्स बार एंड वाई बार पे लोकेटेड होता है। तो अगर मैं एक्स बार की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स टिल्डा dm, dm का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स टिल्डा पे है, डिवाइड बाय टोटल मास कर दो कैपिटल M। सिमिलरली जो पूरी रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास का जो y कंपोनेंट आएगा वो आएगा y टिल्डा dm डिवाइड बाय टोटल मास m, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी x बार इंटू m, और इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी y बार इंटू m। x बार एंड y बार क्या है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। तो या आप कह सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे g की वैल्यू अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा तो यहां से जो रिजल्टेंट जो टॉर्क निकल के आएगा पूरी रिजिड बॉडी का अबाउट दिस पॉइंट P, इट कम्स आउट टू बी apy इंटू एक्स बार माइनस apx, और ऑब्वियसली कैपिटल M से मल्टीप्लाई भी होंगे, ठीक है, apx इंटू वाई बार, ठीक है, प्लस जरा ध्यान से देखिए ये क्या चीज है, ये इसका एक तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है। dm मास की लोकेशन यहां से r डिस्टेंस पे है और आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट दिस पॉइंट P। तो मैं इसको लिखूंगा अल्फा IP, अल्फा IP, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया है हमारे पास, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया है। यहां पे ध्यान रखिएगा P पॉइंट जो है फिक्स नहीं है, वो भी एक्सेलेरेट हो रहा है, और उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो AP है। AP के दो कंपोनेंट है, एक x में और एक y में, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया है, ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया है। अब चलिए मैं रब कर रहा हूं इस पूरे सिस्टम को जो भी हमने कैलकुलेशन की है, और इसके ऊपर जरा फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहां से दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, और वो क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं उनको जरा एक बार देखते हैं। एक्स बार वाई बार क्या है बताओ, सेंटर ऑफ मास है।
ठीक है। तो सोचिए ये जो रिजिड बॉडी थी, अब जरा वापस देखते हैं, ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और इसके ऊपर ये है पी पॉइंट, इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हुए हैं, नेट फोर्स एक्स में भी है, नेट फोर्स वाई में भी है, मतलब कई सारे मल्टीपल फोर्सेस, सबका रिजल्टेंट एक्स की तरफ भी है, वाई की तरफ भी है, जेड की तरफ भी है मान लो, ठीक है। अच्छा, ये जो इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका इस पी पॉइंट के पास इन जनरल अपनी एक एक्सेलरेशन है, मान लीजिए ऐसा है, और यहां पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस पूरी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स बार कोमा वाई बार है, और इस पूरी रिजिड बॉडी का जो मास है वो कैपिटल एम है, ठीक है। तो अगर मैं इस पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा इस रिजिड बॉडी का, देन इट कम्स आउट टू बी, आप एक काम कीजिए, जो टोटल मास है एम इनटू इसकी एक्सेलरेशन जो है वो एक्स की तरफ ले लो पहले। तो एक्सेलरेशन एक्स की तरफ किधर आएगी बताओ जरा, इस तरफ ये आएगी। तो एक तरह से ये तो फोर्स हो गया एक्स की तरफ, इसको अगर मैं वाई बार के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं वाई बार के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ, जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऊपर की तरफ एक्स के परपेंडिकुलर, वो वाई बार है। तो इसके आगे लगा दो माइनस साइन। क्यों माइनस साइन लगा रहा हूं? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो माइनस के कैप की तरफ आएगी। आप खुद सोचिए, ये एक तरह का टॉर्क ही बन गया, ये फोर्स हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, तो आर ऊपर की तरफ है, नहीं ये पॉजिटिव आएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, के कैप की तरफ आएगा ना, आर ऊपर की तरफ और फोर्स इधर लोगे एक्स की तरफ, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ आएगा भाई, माइनस ही लगेगा, ठीक है, माइनस लग गया, ठीक है ना भाई। अब आइए दूसरा, m इंटू टोटल मास m कैपिटल M इंटू APY, m इंटू APY। तो ये फोर्स जो है ये आपका इस तरफ आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन आपकी y की तरफ है ना, तो m करोगे तो एक तरह का ये फोर्स ही हो गया भाई, ठीक है, m इंटू APY फोर्स आ गया इसकी तरफ, और इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x बार है, तो x बार से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सेंटर ऑफ मास की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x बार से मल्टीप्लाई कर देता हूं, x बार, ठीक है। अब आप सोचिए r इधर है और f इधर है, तो r क्रॉस f करोगे ना, r मैं परपेंडिकुलर x बार इधर ले रहा हूं और f इधर ले रहा हूं, तो बाहर की तरफ आएगा, तो k कैप है तो प्लस साइन कर दिया मैंने। मतलब याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, प्रूव तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, निकाल चुके हैं, अब इसको कैसे याद रखें वो बता रहा हूं, ठीक है। ये आ गया, और प्लस में क्या करना है फिर आपको, प्लस में करना है आप इस p पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और इनटू में क्या कर दो, अल्फा कर दो, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया है ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट दिस पॉइंट P। अब यहां पे दो केस है, अगर मैं बोलता इफ, तो पहला पॉइंट जरा देखिए, इफ P इज फिक्स्ड, अगर P मेरा फिक्स्ड पॉइंट होता, सोचिए, तो उस केस में AP की वैल्यू होती 0। सोचिए ये फिक्स पॉइंट होता है यहां पे, तो AP की वैल्यू होती 0, उस केस में अबाउट दिस P पॉइंट जो टॉर्क होता वो होता IP इंटू अल्फा, सीधा सीधा ये निकल आता। और ज्यादातर केस में हम ये सिचुएशन पढ़ेंगे, आप देखिएगा, क्योंकि जो आपका जेई का सिलेबस है उसमें हम फिक्स पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। दूसरा केस जरा देखिए, केस नंबर 2, इफ P इज इक्वल टू G, इसका मतलब जो P पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास पे ही होता, तो x बार एंड y बार की जो वैल्यू होती वो आपकी 0 हो जाती, क्योंकि ये जो ओरिजिन हमने माना है वहीं पे अगर हो जाता, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहां पे मान रहे हैं वो हम यहां से ले रहे हैं ना, P पॉइंट से ले रहे हैं, और P अगर G पे ही होता तो दोनों 0 हो जाते, और उस केस में अबाउट दिस पॉइंट P होता ना, वो अबाउट दिस पॉइंट G ही हो जाता, एक तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ही हो जाता, और उस केस में ये 0 ये 0, तो आई जी लिख देते इसको, जो G पॉइंट है उसी के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है वो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, इनटू अल्फा कर दो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप टॉर्क निकाल रहे हो अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास पॉइंट। अब सेंटर ऑफ मास पॉइंट मूवेबल हो सकता है सेंटर ऑफ मास की अपनी एक एक्सेलरेशन हो, इसका ये मतलब नहीं है कि AG इज 0, ना, AG कैन बी नॉन जीरो, एक्सेलरेशन इसकी जो है ना नॉन जीरो हो सकती है, बट अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकाल रहे हो तो उसमें केवल ये कंपोनेंट आएगा, उसमें इसके एक्सेलरेशन वाले कंपोनेंट नहीं आएंगे। जैसे कि हम P पॉइंट के अबाउट निकाल रहे थे, तो P पॉइंट की भी तो अपनी एक एक्सेलरेशन थी AP, अगर ये फिक्स नहीं है तो AP एक्सेलरेशन थी ना, तो अगर इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं तो जरा देखो, एक तो IP इंटू अल्फा यूज हो रहा है, दूसरा इसकी एक्सेलरेशन भी यूज हो रही है, APX एंड APY। लेकिन वही चीज अगर आप G पॉइंट के अबाउट करते हो ना, सेंटर ऑफ मास पॉइंट के अबाउट करते हो ना, तो बेशक इसकी एक्सेलरेशन है नॉन जीरो है, बेशक इसके पास एक्सेलरेशन होगी,
बट क्योंकि आप जी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो तो ये वाला जो कंपोनेंट है ए जी एक्स और ए जी वाई वो अपीयर नहीं होगा टॉर्क का एक्सप्रेशन में, केवल आई जी इंटू एल्फा अपीयर होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन से पॉइंट के अबाउट आप जो है टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, उसके हिसाब से हमारी जो रिलेशन है वो बनेगी। ठीक है, ये एक तरह का जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। आई होप आपको ये समझ आया। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और पी पॉइंट के अबाउट ही मैं टॉर्क निकाल रहा हूं, लेकिन इसको मैं आई जी अल्फा की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, इस आईपी को आई जी अल्फा की टर्म्स में लिखना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे सुनिए। तो इसके लिए मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। जरा देखिए कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं आईपी निकालना चाहता हूं तो आईपी को मैं क्या लिख सकता हूं, आईपी को लिख सकता हूं आई जी प्लस टोटल मास एम इनटू जो यहां से जो बीच की जो डिस्टेंस है, भाई ये एक्सिस और ये एक्सिस इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई ना, उसका स्क्वायर कर दो तो एक तरह से एक्स बार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई बार का स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं भाई मैं आईपी को। तो अगर इस एक्सप्रेशन में मैं आईपी को ये चेंज कर दूं तो किसी को एतराज तो नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो अगर मैं पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को लिखूंगा तो इट कम्स आउट टू बी टोटल मास एम इनटू एपी एक्स वाई बार माइनस एपी वाई, एपी एक्स वाई बार, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा भाई, एपी वाई एक्स बार। ठीक है, ये प्लस माइनस का साइन भी मैं बता दूंगा कैसे। अगर आप ये भूल जाओगे कौन से में प्लस है कौन से में माइनस है, तो मैंने आपको अभी भी डायरेक्शन का तरीका बताया ना कि एपी एक्स जो है ना वो इधर है, तो एम इंटू एपी एक्स एक तरह का फोर्स बन गया इधर, और उसको वाई आप ले रहे हो उधर, तो आर ऊपर की तरफ हो गया, फोर्स इधर होगा, आर क्रॉस एफ करोगे तो माइनस के कैप आएगा, तो उसके आगे माइनस साइन लगाओगे आप। ठीक है, तो इस तरह से माइनस प्लस भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो यहां पे हो गया। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एल्फा इंटू आईपी को मैंने लिखा है आई जी प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स बार का स्क्वायर प्लस वाई बार का स्क्वायर। आप इस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हो भाई। तो अब जरा देखो क्या बना, अबाउट दिस पॉइंट पी विल बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू माइनस एपी एक्स वाई बार प्लस एम वाई बार का स्क्वायर, नहीं प्लस वाई बार का स्क्वायर, एम कॉमन ले लिया ना मैंने, इंटू एल्फा। ठीक है, एक बार जरा देख लो सही लिखा है क्या, प्लस एम इंटू एपी वाई एक्स बार प्लस एक्स बार का एल्फा एक्स बार का स्क्वायर, एल्फा एक्स बार स्क्वायर। एक बार जरा देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या, प्लस क्या हो गया एल्फा आई जी। मेरे हिसाब से ठीक लिखा है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो दो टर्म निकल के आएंगे ना, एक्स बार स्क्वायर को इसके साथ मर्ज कर दिया और वाई बार स्क्वायर को इसके साथ लिख दिया। मुझे लगता है किसी को एतराज नहीं होना चाहिए यहां पर, यहां तक। ठीक है, अब जरा देखो आई पी क्या बन गया, पी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा, अच्छा इसकी डायरेक्शन के कैप है भाई सबकी, ठीक है ना, तो इसका जो टॉर्क निकल के आएगा वो जो बनेगा वो बनेगा एम इंटू टोटल मास एम इंटू, यहां से वाई बार को कॉमन ले लेता हूं, माइनस एपी एक्स प्लस एल्फा वाई बार इंटू वाई बार। ठीक है भाई, एक बार जरा देख लीजिए, किसी को एतराज नहीं है तो ठीक है, प्लस एम इंटू ये बन जाएगा एपी वाई प्लस एल्फा एक्स बार इंटू एक्स बार। ठीक है, एक बार देख लो, मेरे हिसाब से ठीक है भाई, मैंने पूरा एक्स बार को कॉमन ले लिया यहां से। आप बोलोगे सर ये कर क्या रहे हो आप, ठीक है अभी समझ आ जाएगा, एल्फा आई जी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इस पी पॉइंट पे जो टॉर्क है ना उसको मैं आई जी की टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे जो जी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना उसकी टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता है और इसके अबाउट आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अबाउट आपसे पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं उस टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उससे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इस चीज को मैं फर्दर चेंज कर सकता हूं, कैसे फर्दर चेंज करेंगे जरा देखिए। अगर मैं ये बोलूं कि एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट जी विल बी इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ पी प्लस एल्फा क्रॉस आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसे लिख सकता हूं भाई, देख लीजिए एक बार। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसी को एतराज तो नहीं है, और आर की जगह पे एक्स बार वाई बार आ जाएगा। तो जरा देखिए ए जी विल बी इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा, एपी को लिख रहा हूं एपी एक्स आई कैप प्लस एपी वाई जे कैप। ठीक है, और ऐसे ही एजी को भी लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एजी एक्स आई कैप प्लस एजी वाई जे कैप। ठीक है भाई, ये लिख देते हैं, प्लस ये बताइए एल्फा के कैप,
अल्फा के कैप क्रॉस यहां पे आर कैप को लिख रहा हूं एक्स बार आई कैप प्लस वाई बार जे कैप, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बार आई कैप प्लस वाई बार जे कैप। एक बार जरा देख लीजिए भी, किसी को एतराज है तो, किसी को भी कोई भी एतराज है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब सुनिए, अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसको फर्दर एक स्टेप लेके चलूं और, तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, जरा देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा ए पी एक्स आई कैप प्लस ए पी वाई जे कैप प्लस क्या बनेगा बताओ जरा, यहां पे अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं इसका तो ये बन जाएगा अल्फा एक्स बार के कैप क्रॉस आई कैप क्या बन जाएगा जे कैप माइनस अल्फा वाई बार और के कैप क्रॉस जे कैप क्या बन जाएगा आई कैप माइनस आई कैप, इसलिए माइनस मैंने पहले लगा दिया है, ठीक है। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बार आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बार जे कैप। एक बार जरा देख लीजिए भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आई कैप को पूरा आई कैप के इक्वल कर देता हूं और जे कैप को जे कैप के इक्वल कर देता हूं, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ए जी एक्स की बात करूं तो ए जी एक्स क्या बनेगा, जरा देखिए आई कैप कंपोनेंट है तो इधर से भी आई कैप उठा लो, ये बन जाएगा ए पी एक्स आई कैप और कौन सा है माइनस अल्फा वाई बार आई कैप हो गया और एक ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बार। एक बार जरा देख लीजिए भाई सही है क्या ए जी एक्स। अब इन दोनों को इधर ले आता हूं तो मैं ए पी एक्स आ जाएगा, यहां से मेरे पास ए पी एक्स क्या आ जाएगा बताइए जरा। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैं प्रूव करवा रहा हूं आपको, ठीक है। ये प्रूफ जो है ये बड़ी हेल्प करते हैं आपकी। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रूफ जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं होते, उनको फिर फाइनल रिजल्ट पसंद होता है। कोई बात नहीं, ठीक है, इसको भी देखिए भाई ए पी एक्स ही आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब जे कैप को करते हो तो ए जी वाई क्या बन जाएगा, ए जी वाई विल बी इक्वल टू ए जी वाई जो जे कैप वाला कॉम्पोनेंट है वो बनेगा ए पी वाई प्लस अल्फा एक्स बार माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बार, ठीक है। और यहां से अगर मैं ए पी वाई निकालूंगा देन इट कम्स आउट टू बी ए जी वाई माइनस दिस अल्फा एक्स बार प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बार, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए, ए पी एक्स एंड ए पी वाई की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई। आप बोलोगे सर ये क्या क्यों निकाली आपने, ए पी एक्स एंड ए पी वाई को ए जी एक्स एंड ए जी वाई की टर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया ना जो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट पी है ना, उसको मैं एक तो आई जी की टर्म में करना चाह रहा हूं, दूसरा ये एक्सेलरेशन जो है ना, इनको भी मैं जी की जो एक्सेलरेशन होंगे ना, जी पॉइंट की, उनकी टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, देखना आगे चल के कई बार इस पॉइंट की एक्सेलरेशन दे दी जाती है, इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछा पता होता है, बट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट पूछ लेते हैं, तब क्या करोगे, तो उस केस में आपको ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलिए जरा वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे। तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट पी जो आएगा, इट कम्स आउट टू बी टोटल मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी माइनस एपीएक्स ये रहा भाई, तो माइनस एजीएक्स हो जाएगा ये, और यहां पे वाई बार भी बनेगा, वाई बार के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा हूं, या चलो एक मिनट के लिए ऐसा करते हैं, वाई बार को बाद में लिख देंगे, पहले एपीएक्स की वैल्यू कर दो और माइनस के साथ, तो बन जाएगा माइनस एजीएक्स माइनस अल्फा वाई बार माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बार, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यू होगी भाई, ठीक है ना, ये तो मैंने माइनस एपीएक्स की वैल्यू कर दी, प्लस अल्फा वाई बार, ठीक है, इनटू वाई बार। एक बार जरा देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से तो सही लिखा है, प्लस एम इंटू, अब बताइए एपीवाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। एपीवाई क्या है, ये रहा, तो ये बन जाएगा एजी वाई माइनस अल्फा एक्स बार। इसको याद नहीं करना भाई, कहीं आपको ये सब याद करना पड़ जाए, ठीक है ना, मतलब याद करने लग जाओ, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। प्लस अल्फा एक्स बार ये ऊपर वाला कर दिया, और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स बार के साथ, ठीक है, प्लस अल्फा आई जी, ये लिख दिया। अब जरा देखिए क्या हुआ, ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया। दूसरी बात जरा देखो, ये जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, ये आएगा एम तो दोनों का ही बाहर है ना, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बार वाई बार, और यहां पे प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बार वाई बार। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये इसके साथ कट जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कट जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या बचा बताओ जरा, जो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट पी आया पूरी रिजिड बॉडी का, इट कम्स आउट टू बी टोटल मास एम इंटू, बताइए यहां पे क्या है, यहां पे है माइनस एजी एक्स
माइनस ए जी एक्स इंटू वाई बार, माइनस ए जी एक्स इंटू वाई बार, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहां पे ए जी वाई इंटू एक्स बार, ठीक है, ये आ गया, एंड प्लस क्या बन जाएगा अल्फा आई जी। ये एक्सप्रेशन है, और ध्यान से देखो ऊपर वाला नीचे वाला ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। मतलब अगर आप पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो और पी पॉइंट की एक्सेलरेशन पता है आपको, तो ये कर दो, ठीक है। पी पॉइंट की एक्सेलरेशन आपको पता है तो आप ये कर दो। लेकिन अगर जी पॉइंट की एक्सेलरेशन आपको दे रखी हो और पी पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना हो, तो फिर ये कर दो। अब आप बोलोगे सर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, जरा देखिए कैसे, ठीक है। इसको और छोटा कर लेते हैं रिजल्ट को, सो दैट हमें आगे चल के दिक्कत ना आए और हम इसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर सके प्रॉब्लम को, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, और जो ये हमने 2 पॉइंट निकाले थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चल के हमारी अंडरस्टैंडिंग को ये बहुत एनहेंस करेंगे और देखना प्रॉब्लम को कितना सिंपल कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको समझ रहे हैं ये क्या चीज है। जरा देखो, मेरे पास जो एक्सेलरेशन है पॉइंट पी की, उसके 2 कंपोनेंट हैं, एक है ए पी एक्स आई कैप प्लस ए पी वाई जे कैप। दूसरा जो इसका सेंटर ऑफ मास है, उसको मैं आर जी लिख देता हूं, वो है एक्स आई कैप, एक्स बार आई कैप प्लस वाई बार जे कैप। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये टर्म कब आएगी, ये टर्म क्या चीज है? देखो ए पी वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है। इसका मतलब है ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, ये है हमारे पास ए पी या आर क्रॉस ए पी। एक मिनट जरा देखते हैं, आर जी क्रॉस ए पी करके देखते हैं। इसको अगर मैं इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो एक्स बार ए पी आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो के कैप आ जाएगा, एक्स बार ए पी, ये पॉजिटिव बनेगा, और इसको जब इसके साथ करोगे, बिल्कुल सही है भाई, ये जो टर्म है वो ये इसके बराबर आएगी। इसका मतलब है मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं, टाउ पी इज इक्वल टू टोटल मास एम इंटू, या आप ऐसे भी लिख सकते हो आर जी क्रॉस एम इंटू ए पी, टोटल मास एम इंटू ए पी, ठीक है। ये टर्म तो आगे वाली होगी, प्लस अल्फा आई पी, ये हो जाएगा हमारा टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट पी ऑफ दिस रिजिड बॉडी। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले एक्सप्रेशन को लिखना चाहूं, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा आसान है, बताऊंगा कैसे। ये जरा देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर जी क्रॉस एम इंटू ए जी, चेक करके देख लो, ठीक है, एम इंटू ए जी, एम इंटू ए जी को अगर इसके साथ करोगे तो आई थिंक यही बनेगा, प्लस अल्फा आई जी, ठीक है, ये बन जाएगा। अब सुनिए, इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है और दोनों ही में टॉर्क जो है वो पी पॉइंट के अबाउट है, लेकिन एक केस में जी पॉइंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, और जी पॉइंट की एक्सेलरेशन दे रखी है। जी पॉइंट की एक्सेलरेशन आपको गिवन है, तो आप जो है ना इस तरह से पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो। और एक केस में पी पॉइंट की एक्सेलरेशन दे रखी है और पी पॉइंट के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, तो आप उस केस में ये निकाल सकते हो। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोचना है, आपको ये देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट के अबाउट है और जो एक्सेलरेशन है वो कौन से पॉइंट के अबाउट है, किस चीज की एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये 2 चीजें आपको देखनी है। अब यहां से भी आप 2 केसेस जो पहले मैंने एक्सप्लेन किए थे उनको निकाल सकते हो। जरा देखिए कैसे। अब इन दोनों को याद रखना है भाई, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादातर लोग जो है ना ये करवाते नहीं है, ठीक है, खासकर जो जेई का जो सिलेबस है उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं वो इसका कुछ सबसेट करवाते हैं, ये पूरा जनरलाइज एक्सप्रेशन आ गया है। अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं इसमें 2 स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं, स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस में जो केस 1 है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर समझ ना आए ना तो आप बस इस रिजल्ट को याद रखो, ठीक है। स्पेशल केस में अगर मैं बोलूं इफ P इज फिक्स्ड, अगर P पॉइंट फिक्स्ड है, P पॉइंट फिक्स्ड है तो आपका जो टॉर्क अबाउट P होगा उसको आप 2 तरह से लिख सकते हो। अगर आपको P पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है
तो अल्फा इंटू आई पी लिख दो और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर आपको अगर जी पॉइंट की दे रखी है एक्सेलरेशन, पी पॉइंट फिक्स होने का मतलब ये नहीं होता कि जी पॉइंट की एक्सेलरेशन 0 होगी, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या लिखना होगा, आर जी क्रॉस एम इंटू ए जी प्लस अल्फा आई जी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो अगर पी पॉइंट फिक्स है तो। पी पॉइंट फिक्स है तो पी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा दोस्तों। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी पॉइंट के अबाउट दे रखी है तो डायरेक्ट आप लिख दो ऐसे। लेकिन अगर जी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और जी पॉइंट की एक्सेलरेशन भी दे रखी है तो फिर आप सीधा सीधा ऐसे कर दो, ठीक है। केस नंबर 2 देखिए, इफ P इज इक्वल टू जी, मतलब P पॉइंट और G पॉइंट सेम ही है, तो उस केस में जो RG की वैल्यू आएगी वो आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। RG क्या था बताओ जरा, G पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट। अब P और G सेम ही हो गए, ठीक है, तो RG की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस में टॉर्क अबाउट दिस P पॉइंट क्या निकल के आएगा, चाहे आप इससे देखो चाहे आप इससे देखो, G और P बराबर ही है, ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है। और P की जगह G कर दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा आई जी। सीधा सीधा आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट है ना ये याद रखिएगा, बल्कि मैं तो कहता हूं ये 2 याद रखो। अगर ये याद हो गया ना तो बस समझ लो जनरलाइज चीज हमें याद है, इससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आई डोंट नो कितने लोगों को ये समझ आया, अगर नहीं भी समझ आया है तो फाइनल रिजल्ट को याद कीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रूफ ना समझ आया हो इस रिजल्ट को याद होना चाहिए। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। और हम फ्रिक्शन को भी समझेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन जो है आपने देखा हो, फ्रिक्शन हम जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने फ्रिक्शन को देखा था, लेकिन वहां पे रोलिंग नहीं हो रही थी, रोटेशन नहीं हो रहा था बॉडीज का, वहां पे ट्रांसलेशनल मोशन था। जब कोई चीज रोल करती है या रोटेट होती है, किसी दूसरी बॉडी के साथ रोल हो रही है मान लीजिए, तो वहां पे फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसको हम समझेंगे अपकमिंग एपिसोड में, और उसके बाद फिर बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।